हेलो। सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि बीपीएससी एक नया पैटर्न पे ऐसे पूछने की कोशिश कर रही है जो कि पहली बार पूछ रही है। इसके बाद हमने देखा था कि उनने सिलेबस को डिफ़ाइन तो नहीं किया है लेकिन पैटर्न को डिफ़ाइन किया है कि वो किस तरह से प्रश्नों को पूछने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो उन्होंने वर्ड लिमिट के बारे में नहीं बताया है, टाइम के बारे में बताया है, मार्क्स के बारे में बताया है, लेकिन हमने अपने इंटरप्रिटेशन से ये समझा है कि जितना भी मार्क्स आता है, दिया रहता है एक क्वेश्चन के लिए, उसके 10 गुना के बराबर हमको वर्ड्स लिखने होते हैं। और इस क्रम में हमने पाया कि हमको कितने पैराग्राफ्स लिखने होंगे। हमने पाया कि 13 से लेके 20 तक पैराग्राफ हमको मिनिमम लिखने होंगे। और हमने ये भी देखा कि हमारे पास कितना टाइम बचता है, हमारे पास कितने घंटे बचते हैं। तो 3 ऐसे लिखने के लिए हमारे पास केवल 2 घंटे का टाइम बचता है और इसी 2 घंटे में हमको वो पूरा ऐसे लिखना होता है। एक ऐसे के लिए हमारे पास 40 मिनट के करीब करीब का टाइम बचता है। अगर हमारी स्पीड स्लो है तो वो फिर आधे घंटे ही बचते हैं एक ऐसे को लिखने के लिए। मेरी एडवाइस यही रहती है कि स्टूडेंट्स को कि आप कोशिश करें अपने घर पे जब आप ऐसे लिखें तो आधे घंटे के अंदर एक ऐसे को कंप्लीट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे इसमें स्ट्रक्चरिंग के बारे में। प्रैक्टिकल स्ट्रक्चरिंग तो आज नहीं देखेंगे। प्रैक्टिकल स्ट्रक्चरिंग हम तब देखेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, जो कि आपको लिखने को दिया गया है, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को जब डिस्कस करेंगे तो ये सारे डायमेंशंस कवर करेंगे। लेकिन अभी एग्जांपल्स के साथ हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पैराग्राफ्स क्या होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम आपको डिटेल में कोशिश करेंगे कि बताएं, ताकि आपको थोड़ा इंसाइट मिले। देखिए, तो सबसे पहला चीज़ जो हमारे स्ट्रक्चरिंग में आता है वो है इंट्रोडक्शन। नाउ, अब कोई टॉपिक दिया गया, अब उस टॉपिक के बारे में जो, अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, इवेलुएटर हूँ, तो सबसे पहले जो चीज़ मैं देखूंगा कि क्या स्टूडेंट ने पहले पैराग्राफ में जो चीज़ें लिखी हैं वो टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं। जो सबसे पहला काम जो करना होता है, इंट्रोडक्शन को आपको एक पैराग्राफ में लिखना होता है। पहला पैराग्राफ जो होता है, दिस इज जनरली फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। और आप इंट्रोडक्शन को कई सारी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो। आप कैसे स्टार्ट करोगे? आप इसको स्टार्ट कर सकते हो कोट से, किसी फेमस व्यक्ति का कोई स्टेटमेंट है। अगर आप कोट से स्टार्ट करते हो तो आपको इसको इन कॉमास के अंदर लिखना होता है। ठीक, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है। इसके अलावा अगर आपको जनरल स्टेटमेंट कोई देना है, अगर आपके पास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है कि फलाना शख्स ने ये चीज़ कहा था, ये बात बोली थी, अगर आपको उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है तो आप ये डबल कोट एंड कोट नहीं लगा सकते हैं। ऐसे केस में या तो आप सिंगल लगाएंगे या आप नहीं लगाएंगे, वैसे ही एक जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है। कोशिश करनी ये होती है कि अगर आप कोट लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि वो कथन किसका है। स्टेटमेंट के केस में ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, आप स्टार्ट कर सकते हैं डेटा एंड फैक्ट से। डेटा एंड फैक्ट्स, ये चीज़ें तब काम करती हैं जब आपके पास एक जीएस का नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली उस टॉपिक से रिलेटेड आपको डेटा याद रहता है, या कोई रिसेंट कोई चीज़ ऐसी हो ही जाती है, कोई रिपोर्ट आई जाती है। इसमें आप रिपोर्ट को भी जोड़ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट आई हो या यूनाइटेड नेशंस की कोई रिपोर्ट आई हो, तो उसके आधार से भी आप इस ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई ऐसा ऐसा दिया गया है तो। तीसरा जो तरीका होता है वो फिक्शनल स्टोरीज़ का होता है। आप एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे इकोनॉमी की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि या ज्योग्राफी की उठाएंगे, अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली जो जो मेरे ख्याल से 12 की जो बुक है, उसमें आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में 2 भाइयों की, 2 बहनों की, 2 सहेलियों की कहानी दी रहती है, जिसमें वो रिलेट करते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो टॉपिक होता है उससे वो रिलेट करते हैं उस पूरी उनके जीवन में जो चीज़ें घटी। जैसे 2 बहनें हैं, एक स्कूल जाती है, एक स्कूल नहीं जाती है। एक स्कूल जाती है, वो लैंग्वेज सीखती है, अर्थमेटिक्स सीखती है। दूसरी जो नहीं जाती है वो नहीं सीखती है। बाद में चल के वो कोई प्रोफेशन में जाती है, उसकी ज़िंदगी सुधर जाती है, और इसकी नहीं सुधरती है। तो शिक्षा का क्या महत्व है,
किसी के लाइफ में, तो आप ने एक स्टोरी दिया कि सीता और गीता दो सहेलियाँ थी और उनकी लाइफ के ऊपर आपने ये सारी अपना इंट्रोडक्शन जो है फर्स्ट पैराग्राफ में आपने उसको दे दिया, ठीक है। फिक्शनल स्टोरीज़ के अलावा आप एनेक्डोट्स में जा सकते हैं। एनेक्डोट पहले भी मैंने बताया था कि एनेक्डोट बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला एक होता है कि इंसिडेंट्स की बात है, लेकिन ये रियल की बात होती है। रियल इंसिडेंट्स, कोई घटना घटी, जैसे अभी चेरनोबिल में विस्फोट हुआ, या अभी फुकुशिमा में कोई घटना हुई, या अभी वॉर चल रहा है रसिया यूक्रेन, ठीक है। सो ये रियल टाइम इवेंट्स हैं। दूसरा इसमें आता है रियल लाइफ स्टोरीज। सो रियल लाइफ स्टोरी, जैसे इंदिरा गांधी जी की स्टोरी अगर आ गई, है कि नहीं। सो आज के डेट में आप किसी पॉलिटिकल फिगर को जनरली कोट नहीं करेंगे, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं, तो आप पॉलिटिकल आप कोट कर सकते हैं स्टोरीज़, जैसे मान लीजिए न्यूट्रल फिगर्स, जैसे मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर। सो इन जैसे लोगों की, महात्मा गांधी, फेवरेट महात्मा गांधी, ऑल टाइम फेवरेट। सो यू कैन हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ हिज लाइफ जो उनके जीवन में हुए हैं, महात्मा गांधी, अगर आप उनको पढ़ें, क्योंकि आपको GS1 में भी पढ़ना है, गांधी, नेहरू, टैगोर के बारे में आपको पढ़ना है। सो वहाँ से आप उनकी कुछ स्टोरीज़ जो बुक्स उपलब्ध हैं, स्पेक्ट्रम की बुक है, उससे आप पढ़ सकते हैं कि स्टोरीज़ ले सकते हैं आप, और वहाँ से अपने टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये जब हम अलग अलग एसेज देखेंगे, तो उसके बाद हम इसको आपको डिस्कस करके इस पर और ज़्यादा बताएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट फर्स्ट पैराग्राफ। सो एट मैक्स आपको ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे। कमिंग टू सेकेंड पैराग्राफ। So second paragraph is very important. Second para is very important. Why? Because in second paragraph you actually express the number of dimensions you are going to write about the particular topic. ठीक है। So ये क्या करता है, dimensions देखता है, कितने dimensions जा सकते हैं, dimensions of the essay। जैसा कि हमने देखा था GS अप्रोच में, जिसमें हमने मैश अप्रोच की बात की थी कि पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन। सिमिलरली अगर कोई फिलोसफिकल टॉपिक आता है तो इंडिविजुअल लेवल पे मोरल, अगर इंडिविजुअल लेवल पे क्या फ़िलासफ़ी है उसकी, स्टेट लेवल पे क्या है, सोसाइटी के लेवल पे फ़िलासफ़ी क्या जा रही है, कोई भी जैसे अगर कोई चीज़ देता है तो वो चीज़ों को हम रिलेट कर सकते हैं। सो सेकेंड पैराग्राफ जो हमारा होता है, वो सेकेंड पैराग्राफ बेसिकली आपको बताता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में तो आपने उसको डायरेक्टली टॉपिक को आपने इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड पैरा में आप देखते हैं कि कौन कौन से डायमेंशंस मैं कवर करने वाला हूँ, तो वो सारे डायमेंशंस को एक एक लाइन में आपको लिखना होता है। और अगर आप देखो, अगर आप 14 से लेके 16 पैराग्राफ को टारगेट कर रहे हो, सो आपके पास बहुत ज़्यादा अगर बचेगा डायमेंशन तो 8 डायमेंशन होगा, और कम से कम जो डायमेंशन होगा वो 5 डायमेंशन होगा। सो बॉडी में कम से कम आपको 10 पैराग्राफ लिखने होते हैं, क्योंकि ये भी जो सेकेंड पैराग्राफ होता है ना, ये भी इंट्रो में ही चला जाता है। सो इंट्रोडक्शन विल हैव 2 पैराग्राफ्स। पैराग्राफ 1 विच आई हैव सेड कि वो आप इंट्रोडक्शन में आप कोट दे सकते हैं, कोट के बाद आप उसको कोट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें उस कोट में क्या क्या, कोई रिपोर्ट, कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एनेक्डोट, कोई स्टोरी। सेकेंड में हो गया कि डायमेंशंस कितने दिए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। जब आप रियल कोई ऐसे का एग्जांपल देखेंगे तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए आप इसको कॉपी में नोट करें और दिमाग में बिठाएं कि सेकेंड पैराग्राफ में मुझे नंबर ऑफ डायमेंशंस को टच करना है। नाउ कमिंग टू थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट वेयर आपका बॉडी स्टार्ट होता है। बॉडी यहाँ से स्टार्ट होता है थर्ड पैराग्राफ से। ओके, सो यू टेक वन डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन। आप किस चीज़ को कवर करना चाहते हो, आप उसके बारे में पूरा एक पैराग्राफ लिखते हो। 100 वर्ड, 75 से लेकर 100 वर्ड मान के चलो लिखते हो। मिनिमम लिखोगे तो 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आपको मिनिमम होना चाहिए। ऑन एन एवरेज 75 और मैक्स 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होता है, ठीक है। सो आपको ये थर्ड पैराग्राफ में लिखना होगा, पहला डायमेंशन आपको टच करना होगा। और जब भी आप बॉडी में जाओगे, जब भी आप कोई भी डायमेंशन लिखोगे, सो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में देनी है, और वो चीज़ है कीवर्ड। और ये कीवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, इस कीवर्ड्स भी हो सकता है, ये कहाँ से मिलेगा आपको, जो एसे का टॉपिक होता है, एसे के टॉपिक में जिस कीवर्ड को यूज़ किया गया है,
अगर एनालिसिस को यूज़ किया गया है, सो आप बार बार यूज़ करेंगे कि आफ्टर एनालाइजिंग दिस, है कि नहीं, एनालिसिस शोज दैट। सो आप वो कीवर्ड पकड़ेंगे, वो क्या चीज़ किस रेफरेंस में आ रहा है। वेरियस, अगर डिस्कस के बारे में कर रहा है कि वेरियस डिस्कशंस रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ करंट सिचुएशन, सो इस हिसाब से आपने क्या किया, वो डिस्कशन अगर दिया हुआ है कि डिस्कस करो, तो आप उस डिस्कस वर्ड को ले आ रहे हैं अपने राइटिंग में, और वो पहला या दूसरा लाइन में आपको लिखना होता है हर पैरा में, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको बार बार यूज़ करें कीवर्ड्स को। ऐसा अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि कीवर्ड्स को बार बार कैसे यूज़ करें, तो आप कोशिश करिए कि जो यूनाइटेड नेशंस वगैरह में जो प्राइम मिनिस्टर के या जो भी मिनिस्टर जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर के, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के जो भी स्पीच होते हैं वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में, वो उन स्पीचेस को सुनिए कि वो लोग कैसे देते हैं, क्योंकि वो बेस्ट, वहाँ पे जो कंपटीशन होता है बेस्ट होता है, वहाँ पे आपको सारी दुनिया में सारे लोगों से बेहतर दिखना होता है, इसीलिए वहाँ पे जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं वो बहुत शानदार तरीके से यूज़ किए जाते हैं, आर्टिकुलेट किए जाते हैं। अपने यहाँ के स्पीचेज उतने शानदार नहीं होते क्योंकि वो फिर डोमेस्टिक हो जाता है और उतना कंपटीशन रहता नहीं है। ठीक है, ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई। अच्छा, अब बॉडी में धीरे धीरे हम पैराग्राफ बढ़ाएंगे। सो दिस कैन गो अप टू, सपोज 2 पैराग्राफ तो वहाँ निकल गया, और हमारे हाथ में टोटल कितने पैराग्राफ हैं, एट मैक्स 20 पैराग्राफ है, और मिनिमम कितने पैराग्राफ हैं, 14 पैराग्राफ। सो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन में कुछ पैराग्राफ चले जाएंगे, वे फॉरवर्ड में चले जाएंगे। सो मान के चलो कि 3 पैराग्राफ वहाँ चले गए, 2 वहाँ चले गए, तो 5 चले गए। आपके पास टोटल पैराग्राफ बचते हैं 12 से लेके 14 तक, एवरेज 12 से 14 पैराग्राफ आपको मिलते हैं। एट मैक्स आप 16 पैराग्राफ पे भी जा सकते हैं, कि आपके पास टोटल मैक्सिमम 16 पैराग्राफ्स हैं बॉडी लिखने के लिए, और मिनिमम 12 पैराग्राफ तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। अब इसमें डायमेंशंस कितने दें? डायमेंशंस आपको सर मैंने बताया है कि आप कम से कम 5 डायमेंशन जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 डायमेंशन जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं 20 डायमेंशन को टच करूंगा, तो फिर वो ऐसे रह नहीं जाता, फिर वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कैरी नहीं कर पाएंगे, और आप अच्छे से इफेक्टिवली लिख भी नहीं पाएंगे। सो अब मुझे लिखना है पैरा 4। इसके पहले वाली जो लाइन होगी मेरी पैरा 3 की, लास्ट लाइन ऑफ पैरा 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आप इंडिकेशन दोगे, आप हिंट दोगे कि आप पैरा 4 में क्या लिखने वाले हो, ताकि जब मैं एज ए इवेल्युएटर अगर कॉपी पढ़ूँ तो मुझे पता रहे कि पैरा 3 में ये बंदा लिखा है ये, और ये अब पैरा 4 में ये लिखेगा, उत्सुकता क्रिएट करना। ठीक है, जैसे आप कोई टीवी सीरियल देखते हो तो वो कहाँ एंड करते हैं, वो वहाँ एंड करते हैं ताकि आपको अगले एपिसोड के लिए उत्सुकता रहे, हमेशा अंदर में ऐसा थॉट प्रोसेस चलते रहे कि कटप्पा ने आखिर बाहुबली को मारा क्यों। सो ये सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन क्रिएट किया गया, सो कितना डिमांड क्रिएट हुआ बाहुबली 2 मूवी के लिए। वैसे ही आपको अपने हर पैराग्राफ में करना है। आपको पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है उसमें आपको हिंट देना है कि आप पैराग्राफ 4 में लिखोगे क्या, आदमी पढ़ते वक्त क्यूरियस रहे। दूसरा, अगर मान लो आपने वो लास्ट लाइन आपने जो दिया है पैराग्राफ 3 का, अगर आप उसे रिलेट नहीं कर पाते हो, मान लो पहला पैराग्राफ 3 आपने सोसाइटी के एंगल से लिखना शुरू किया, और पैराग्राफ 4 आप इकोनॉमी के एंगल पे आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और बीच में आपने जो लिंकिंग लाइन है पैराग्राफ 3 की, आपने ऐसा नहीं लिखा कि अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी द इकोनॉमिकल एंगल, इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंगल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस टॉपिक। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ, सो मैंने क्या किया कि लास्ट लाइन में मैंने लिख दिया कि इकोनॉमिकल एंगल इज ऑल्सो और फाइनेंशियल एंगल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द गिवन सिनेरियो और फॉर द टॉपिक। सो मैंने इवेल्युएटर को ये इंडिकेट दिया कि अगली लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में। अगर छूट गया तब मैं क्या करूँगा, अगर वो लाइन में नहीं लिख पाया तो फिर तो मेरे पास जगह है नहीं। सो मैं उसको क्या करूँगा, लिंकर से यूज़ करूँगा, लिंकर को यूज़ करूँगा। अब ये लिंकर्स क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। कंजंक्शंस प्रीपोजिशंस हमने पढ़ा है, एडवर्ब कई बार होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स कई बार यूज़ कर सकते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना है जो आपको स्टार्ट कर सके। ठीक है, आप प्रीपोजिशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं,
सो जैसे अब एग्जांपल के रूप में ले लो, जैसे मान लो आप अगर डायमेंशन चेंज कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो बट, आप लिख सकते हो बट, वाइल, वेयर एज, है कि नहीं। सो आप इन चीज़ों को आसानी से यूज़ कर सकते हो। हाउ एवर, ये तो एक बहुत ही फेवरेट है, हाउ एवर कई बार यूज होता है। अचानक से उन सारी चीज़ों को चेंज कर देगा, मतलब आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा, इंटायरली डिफरेंट पैराग्राफ आप लिखने वाले हो, सेकंड मतलब थर्ड पैराग्राफ लिखा, फोर्थ पैराग्राफ इंटायरली डिफरेंट लिखने वाले हो, तब भी अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे ना, अगर आपने लिंकर लास्ट लाइन अगर लिंकिंग की नहीं लिखी है पैराग्राफ 3 में, कोई बात नहीं है, आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो नेक्स्ट पैराग्राफ, स्मूथ जाएगा और लिखने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ बंदे ने उसको कनेक्ट किया है। अब देखो जरा, नाउ आप फोर्थ पैराग्राफ में आ चुके हो। अब आपके साथ समस्या, एक जो बड़ी समस्या आती है वो ये कि अब मेरे पास जितने पैराग्राफ हैं, इन पैराग्राफ में मैं कैसे लिखूंगा। मैंने एक डायमेंशन तो लिख दिया थर्ड पैराग्राफ में, अब फोर्थ पैराग्राफ में मेरा डायमेंशन क्या होगा। सो मेरे पास फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट है, 9 है, सिमिलरली मेरे पास और भी पैराग्राफ होगा नीचे में। देखो यही लिखता हूँ मैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मान लो 18 पैराग्राफ लिखा गया। सो दिस वन इज फॉर द वे फॉरवर्ड which is going to be the futuristic conclusion. These two should be the summary or this alone should be the summary. So हमारे पास कितने पैराग्राफ बचते हैं, यहाँ पे 3 और 3 6 और यहाँ 3 और 3 6 और यहाँ 1 7, तो 6 12 और 1 13, सो 12 से आसपास हमारे पास पैराग्राफ बचते हैं। अब अगर मेरे पास सपोज मान लो 5 डायमेंशन है, 5 डायमेंशन है, सो मेरे पास लिखने का तरीका क्या होगा। मेरा लिखने का तरीका इस केस में ये होगा कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पैराग्राफ 3 में, पैरा 3 में मैं पहले टॉपिक को, पहले डायमेंशन को, फर्स्ट डायमेंशन को इंट्रोड्यूस करूँगा, और उसके बारे में जो भी फैक्ट फिगर, जो भी एनालिसिस वगैरह करना होगा उसको मैं करूँगा 100 वर्ड। लेकिन इससे मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ जो मेरा पैरा 4 होगा, मैं इसका काउंटर व्यू दूंगा, ठीक। कोई भी चीज़ आपको लिखनी है, कोई भी टॉपिक आपको दिया गया तो आपको केवल पॉजिटिव लिखो। ऐसे में जब हम लिखते हैं तो बेसिकली हमको एनालिटिकल ऐसे ही लिखना है, ताकि उस कंप्लीट सिनेरियो के बारे में हम अलग अलग डायमेंशंस, एक पर्टिकुलर डायमेंशन के भी डिफरेंट शेड्स के बारे में बात कर सकें, उसके क्या पॉजिटिव शेड्स हैं, क्या ग्रे शेड्स हैं, इनके बारे में भी हमको बात करनी होती है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। सो पैराग्राफ, अगर मेरे पास कम डायमेंशन है यानी 5 डायमेंशन है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पहला थर्ड पारा जो मेरा होगा, वो थर्ड पारा मेरा पहला डायमेंशन कवर करेगा, फोर्थ पैराग्राफ में मैं उसको काउंटर करूँगा, ठीक है। अगर मेरे पास 8 डायमेंशंस होते हैं, अगर मेरे पास 8 डायमेंशंस है, या इन केस मेरे पास 10 डायमेंशंस हैं, मैं कहूँगा नहीं मेरे पास तो ज़्यादा डायमेंशंस है भाई, ऐसे केस में क्या करेंगे। सो ऐसे केस में हम ये करेंगे कि हम पैराग्राफ्स, पॉजिटिव वाले जितने पैराग्राफ हैं वो सारे पैराग्राफ लिखते जाएंगे, पॉजिटिव वाले सारे लिखते जाएंगे, और लास्ट में 2-3 पैराग्राफ ऐसे लिखेंगे जो उन सारी चीज़ों को काउंटर करेगा वन गो में, काउंटर पैराग्राफ्स, ठीक है, काउंटर पैराग्राफ, ये लास्ट वाले मैंने समरी से पहले, ठीक। सो ये एक वे होता है। जब आपके पास डायमेंशन कम होते हैं तो आप एक व्यू, एक काउंटर व्यू, काउंटर व्यू देते जाते हो। अगर आपके पास ज़्यादा डायमेंशंस हैं तो आप पहले डायमेंशंस लिख दो, क्योंकि फिर वो काउंटर पढ़ने में बहुत अजीब लगता है, मतलब हर चीज़ को लिख रहा फिर उसको दूसरा डिफरेंट काट रहा है। तो इससे अच्छा ये है कि एक गो में लिख दो, वन गो ऑल द पॉजिटिव डायमेंशंस एंड देन यू गिव योर काउंटर व्यू ऑल्सो, कि नहीं ऐसा करने पे ऐसा भी हो सकता है, इसका अलग अलग पहलू भी है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको लेकर जा सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, जब भी आप पैराग्राफ चेंज करें, जैसे ये पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ, दिस 2 पैराग्राफ, देयर मस्ट बी अ लिंकर हेयर और द लास्ट लाइन शुड बी द लिंकर हेयर। या तो ये चीज़ आपको इसके बारे में ट्रांजेक्शन देनी चाहिए, नहीं तो यहाँ से आपको लिंकर यूज़ करना होगा। सो इन एनी केस आपका ट्रांजेक्शन काफ़ी स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर ये नहीं है देन यू आर इन ट्रबल, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप ट्रबल में हो सकते हैं। ट्रबल में होने का मतलब कि आपको कम नंबर मिलने की संभावना हो सकती है।
ओके, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है समरी का। इस समरी में क्या लिखा जाए और समरी कैसे लिखी जाए, और समरी सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले ये जानो समरी इम्पोर्टेंट क्यों है। समरी इसके बारे में मैंने बताया भी पहले भी कि समरी क्यों इम्पोर्टेंट है भाई। समरी, ऐसे में समरी की क्या हो जाए। देखो हम क्या कर रहे हैं ना, बहुत सारे पैराग्राफ लिख रहे हैं। मान लो मैंने 14-15 पैराग्राफ पढ़ लिए और मैं स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहा हूँ। अब तुम्हारा ऐसे खत्म होने वाला है, और नंबर तो मैं पहला पैराग्राफ पढ़ते देता नहीं हूँ। मैं कब नंबर दूंगा, लास्ट का पैराग्राफ जब पढ़ूंगा 16वां 17वां, तब मैं नंबर दूंगा। और 17वें पैराग्राफ में भी जब हमको एक नया डायमेंशन मिलेगा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा पहला डायमेंशन क्या है। अगर वही पैराग्राफ अगर अगर उतना बढ़िया उतना मज़ेदार नहीं है तो वो सारे पैराग्राफ के वेटेज को कम कर देता है। सो हमें करना क्या होता है कि जो हमारा मतलब जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ होता है या सेकेंड लास्ट के जो लास्ट वाले पैराग्राफ के पहले के 2 पैराग्राफ होते हैं उसमें समरी लिखना होता है, और सारे डायमेंशंस को, ऑल डायमेंशंस शुड बी कवर्ड, ऑल डायमेंशंस इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, ये कवर होना चाहिए। या एक तरीका ये भी होता है कि आप केवल सारे डायमेंशंस को कवर करो समरी में, ठीक है, केवल डायमेंशंस को कवर करो, सारे डायमेंशंस को, समरी आपका हो जाएगा। तो जैसे ही मैं समरी पढ़ूंगा तो मुझे ध्यान में आ जाएगा कि ओ इस आदमी ने, इस एस्पिरेंट ने ये सारी चीज़ें अपने अलग अलग पैराग्राफ में लिखी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसके हिसाब से इसको मैं मार्क्स बेहतर दूँ, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, वे फॉरवर्ड की, जो कि हमारा लास्ट में कंक्लूजन बनता है, वे फॉरवर्ड। सो द बेस्ट वे ऑफ वे फॉरवर्ड इज कि आप जो इंट्रो आपने लिखा है, इंट्रो, वहीं पे आप कंक्लूड करोगे। जहां से आपने स्टार्ट किया था आप वहीं फिनिश करोगे, तो एक सर्कल बनाओगे। मैंने जहां से स्टार्ट किया था मैं वहीं फिनिश करने जा रहा हूं। अब ये कैसे होगा, जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति का कोई कोटेशन दिया, कोई कोट दिया। सो अगर हमने कोट से स्टार्ट किया, सो उसी कोट का एक एक्सप्लेनेशन हमको लास्ट के वे फॉरवर्ड में भी लिखना है, या उस व्यक्ति का जिक्र कर देना है। जैसे मान लो अगर यदि गांधी जी का कोई जिक्र हो रहा है, सो गांधी जी पहले पैराग्राफ में भी थे और लास्ट पैराग्राफ में भी आएंगे, और जैसे ही गांधी जी आएंगे कि यस द गांधीयन व्यूज आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो वो समझ में आएगा उसको कि अच्छा इस व्यक्ति ने गांधी वाले विचार से स्टार्ट किया था और गांधी पे ही ये ख़त्म कर रहा है। अगर आप कोट से ख़त्म करेंगे तो ये और बेहतर होगा कि अगर आप कोई डिफरेंट कोट लेकर आए गांधी जी का, या जिस भी व्यक्ति का आप लेकर आ रहे हो, तो उन्हीं व्यक्ति के कोट से अगर आप खत्म करते हो तो ये ज़्यादा बेटर होता है। दूसरा इसमें क्या होता है कि आपको फ्यूचरिस्टिक रहना होता है। अच्छा, फ्यूचरिस्टिक का मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर की बात करो, आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आपको एक होप क्रिएट करनी है, होप क्रिएट करनी है। मतलब अगर कोई पेसिमिस्टिक आइडिया है, अगर है कि दुनिया में मार काट हो रहा है, युद्ध हो रहा है, कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके बावजूद आप अपने ऐसे में जो लास्ट लाइन है आप एक होप देते हो कि भाई नहीं, सारी चीज़ें तो हैं लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीज़ें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक मेजर चीज़ जो मिस कर गया मैं इसमें आपको बताना, जो हमारा समरी होता है, इस समरी के पहले मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे डायमेंशंस हमने कवर किए थे, सपोज अगर मैंने 6 या 7 डायमेंशन कवर किए, तो मुझे कहीं ना कहीं हर पैराग्राफ में या एक डेडिकेटेड पैराग्राफ मुझे गवर्नमेंट के सारे जितने भी अप्रोच हैं, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट वर्क, इसके बारे में मुझे बात करनी होगी, ठीक है। कोई भी सोसाइटी का रिलेटेड चीज़ हो या इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ हो, गवर्नमेंट हर चीज़ों में अपना एक पैर जमा के रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। सो इसके लिए डीपीएसपी में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें करनी है, और कहीं ना कहीं वहीं से ऐसे आते हैं, उन्हीं टॉपिक से ऐसे आते हैं। तो अपने को ध्यान में रखना है कि हमें गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए कार्यों को, किए गए कार्यों को हर टॉपिक से या तो रिलेट करना है पैराग्राफ में, नहीं तो 1 या 2 लास्ट में डेडिकेटेड पैराग्राफ समरी के पहले अपने को देना है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा होप के साथ हम अपने एसे को ख़त्म करेंगे, और कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो एसे का क्लोजिंग हो वो क्लोज एंडेड हो, मतलब अब इसके बाद कोई डिस्कशन नहीं रहता हो। अगर आप ओपन एंडेड रखोगे तो आप अगर उतने कैपेबल इनफ हो कि आप आर्टिकुलेट ऐसा कर पाओ कि आप एक ओपन एंडेड ऐसे क्लोज करो, तो वो बहुत रेयर केस होता है, आपको लिखते लिखते प्रैक्टिस करनी होती है।
सो जो हमारा फ्लो है इसमें लिखने का वो कैसा हो रहा है, अगर आप देखें फ्लो को टोटल, सो हमारे फ्लो में हम जाएंगे कि हम सबसे पहले लिखेंगे इंट्रो। फ्लो चार्ट अगर बनाएं, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, एक इंट्रो लिखते हैं, और इंट्रो के बाद, इंट्रो हम कैसे स्टार्ट करेंगे ये पता है, इंट्रो के बाद हम बॉडी लिखते हैं, ठीक है। बॉडी में हमारे पास पैरा 3 से हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रो में हम पैरा 1 एंड पैरा 2 में रहते हैं, ठीक है। पैरा 3 से हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बॉडी में ही हमारा गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है इसको बिल्कुल इंक्लूड करेंगे, और ये हमारा समरी से ठीक पहले वाला पैराग्राफ होगा। इसके बाद हम इसमें जाएंगे समरी में, ठीक है, समरी में, और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे वे फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, बॉडी में हमको क्या करना है, व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़ देने हैं, डिफरेंट व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़, इन चीज़ों को नहीं बोलना है। तो जैसे ही इन सारी चीज़ों को अगर हम किसी गिवन टॉपिक पे काम कर लें, ये जो फ्लो दिया गया है हम काम कर लें, कोई भी टॉपिक दिया हो, सो जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, जैसे कि आप जब क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जैसे वीमेन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, इंटरनेशनल सिचुएशंस के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, फिलोसफिकल टॉपिक्स के ऊपर आपको एक हैंडआउट दिया जा रहा है जिससे आपका कंटेंट रीच हो, और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को दिए जा रहे हैं। तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए जो भी आपको टॉपिक आसान लगे, और यूपीएससी का, क्योंकि बीपीएससी ने तो अभी तक कुछ पूछा नहीं है, आप यूपीपीएससी का भी सहारा ले सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को आप अप्लाई करके देखें कि आप उसमें से क्या लिख पाते हैं। आप जस्ट जॉट डाउन करें, कि ऐसा नहीं है कि आपको केवल पूरा ऐसे लिखना है, आप केवल जॉट डाउन करें। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि बेसिकली आपको जो ऐसे लिखना है, जो आपका ऐसे है वो आप जो लिखोगे वो कैसे लिखोगे। जो स्ट्रक्चरिंग करने का जो काम था हमारा, कि जब कोई भी ऐसे लिखते हैं उस ऐसे में लास्ट में जब हम सारा ऐसे लिख लेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा ऐसे बढ़िया है कि ख़राब है कि क्या है। अब इसको ऐसे समझो कि ये लास्ट में पता नहीं चलेगा बॉस, ये स्टार्टिंग में ही पता चलेगा कि हमारा ऐसे कैसा जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए हमको स्टार्टिंग में ही पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो पूरी तैयारी हम ऐसे करेंगे, देखो कोई टॉपिक उठा लो, मान लो एक टॉपिक है, मैं एक रैंडम टॉपिक लेता हूँ, इसके बारे में मतलब मैं नहीं कहूँगा कि ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, और मैं इस पर तैयार भी नहीं हूँ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं हूँ कि मैं तैयारी करके आया हूँ कि मैं ये टॉपिक आपको लिखवा के दूंगा। देखो मैं आपको देता हूँ एक टॉपिक, देखो ये टॉपिक हो सकता है आप पहले सुने भी हों। मान लो जैसे हमने बात किया कि फिलॉसफी में बात करते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सपोज दिस टॉपिक इज़ गिवन टू यू। अब इसमें अपने को करना क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे, अब मेरे पास पेपर आ गया है और ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो सबसे पहले मुझे क्या को करना होगा, स्ट्रक्चर करना होगा कि मुझे लिखना क्या है, स्ट्रक्चर करना होगा। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पीछे पेज वाले पेज पे जाऊँगा और लिखूँगा इंट्रो, और इस इंट्रो में मैं डायमेंशन लिखूँगा। क्या मुझे कोट्स याद है, किसी का कोट कुछ याद है क्या, जिससे मैं उसको स्टार्ट कर सकता हूँ, या कोई स्टोरी मुझे दिमाग में आ रही है, स्टोरी राम और श्याम की, राम एक ईमानदार था, श्याम जो है वो बेईमान था, राम एंड श्याम की कोई स्टोरी आ रही है क्या मुझे दिमाग में, है कि नहीं, ऑनेस्टी के ऊपर, तो इनसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई रिपोर्ट है क्या हमारे पास ऑनेस्टी से रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, या इन चीज़ों से रिलेटेड, सो यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ उसको। इसके बाद मैं आऊँगा बॉडी पार्ट में। सो अब बॉडी में मुझे देखना है कि डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। सो अब मैं देखूँ इंडिविजुअल लेवल पे ऑनेस्टी का क्या मतलब है। एक आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल लेवल पे ऑनेस्टी का क्या मतलब है। जैसे मुझे खुद से ईमानदार होना पड़ेगा, सेल्फ, जैसे मैं सेल्फ से ईमानदार हो जाऊँगा तो मैं क्या होऊंगा, डिसिप्लिन हो जाऊँगा, डिसिप्लिन पर्सन रहूँगा, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा मेरे अंदर। इसके बाद मेरी ग्रीड कम हो जाएगी।
जब मेरी ग्रीड कम हो जाएगी तो मैं ट्रबल में कम फंसूंगा, लेस ट्रबल्स, है कि नहीं। ये यहाँ से रिलेटेड हो गया, ग्रीड कम है ट्रबल में कम, क्योंकि मैं घूस नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा सामान, तो इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़ेंगे, है कि नहीं। तो आप, मैं इससे रेट कर दूँ, क्योंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा रहा हूँ, तो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव वाला एंगल भी अपने को ध्यान में रखना होता है इंडिविजुअल लेवल पे। नाउ अब एक जनरल लेवल पे बात करो, एक सेल्फ के बाद अगर आप बात करो, मान लो किसी ऑफिसर की बात करो कि ऑफिसर को क्या करना चाहिए। उसके लिए ऑनेस्टी अगर है तो वो ऑनेस्टी से प्रॉबिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी से इंटीग्रिटी आएगी, है कि नहीं। ऑनेस्टी से और भी बहुत सारे जो गुण हैं वो आते हैं, लीडरशिप आती है, जो लीडर होता है वो जनरली ऑनर होता है, ऑनेस्ट होता है। सिमिलरली अब इंडिविजुअल के लेवल के बाद आप चले जाओ सोसाइटी के लेवल पे। सोसाइटी में क्यों ऑनेस्टी की ज़रूरत है। सो ऑनेस्टी रहेगी तो कम्युनलिज्म नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप रिसोर्सेज पे उतना आप ज़बरदस्ती का हक नहीं करोगे कि मेरा भी हक है, मेरा भी हक है, मेरा भी हक है। आप सबको एक बराबर देखोगे, अपना हिस्सा लेके अपने आप संतुष्ट रहोगे, है कि नहीं। आप देखोगे अगर पेज का रिस्पॉन्स नहीं है, देखो अगर आप देखोगे कि सोसाइटी के लेवल पे और क्या हो रहा है। सो सोसाइटी के लेवल पे हम देख रहे हैं कि जो ब्रदरहुड है, जिसको हम फ्रेटर्निटी कहते हैं, फ्रेटर्निटी, सो दिस विल इंक्रीज, फ्रेटर्निटी विल इंक्रीज। इंडिविजुअल डिग्निटी, यहाँ पे इंडिविजुअल में आप डिग्निटी पे भी आ सकते हो कि जो आदमी अपराइट होता है उसकी डिग्निटी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप देखो इसके सोसाइटी के केस में, उसके बाद आप आ जाओ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। आप सेम केस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप बता सकते हो, है कि नहीं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे अगर आप ऑनेस्ट रहते हो, अगर मैनेजर हो किसी फर्म के और आप ऑनेस्ट हो, सो आपका फर्म जो होगा हमेशा प्रॉफिटेबल होगा, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। इसके बाद आप एक लेकर आओगे कि अब मैं अपने कंट्री के ऊपर आता हूँ। अगर मैं कंट्री में ये चीज़ ला दूँ तो कंट्री में मेरा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, है कि नहीं। इसके अलावा मेरी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कोई काम चोरी नहीं करेगा। टैक्सेशन ज़्यादा बढ़िया होगा तो फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियली हम अच्छे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंटरनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी, सेफ्टी बढ़ जाएगी। सो कंट्री के लेवल पे हम देख लिए। इसके बाद हम देख लें इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है। देखो ये लेयरिंग बस कर देनी है, और नहीं को देखने में बहुत कठिन लगता है बट है नहीं, लिखते वक्त समझ में आता है। आप अब देखो, अगर मैं इसमें अगर कंट्री के बाद अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा हूँ तो क्या मतलब इंटरनेशनल लेवल पे क्या इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है। देखो ज़रा, आप कोविड, अब कुछ केसेस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा कोविड के वैक्सीन लेके बैठ गया, उसकी आबादी है नहीं और वो 3-4 गुना लेके बैठ गया। क्या वो ऑनेस्ट है क्या अपने ह्यूमैनिटी के प्रति? नहीं है। कोविड-19 का एग्जांपल दे दो, बहुत सारे कंट्रीज़ ने होर्डिंग करके रखी हुई है, ऑनेस्ट बिहेवियर नहीं है। जो वॉर वगैरह चल रहे हैं क्या वो करेक्ट हैं, ऑनेस्ट डिसीजंस लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई यूएस है तो वो यूएस हिडन तौर पे किसी की मदद कर रहा है, अपने हथियार को बेच रहा है, क्या वो ऑनेस्ट है? क्या वो ऑनेस्टली इस चीज़ को कर रहा है कि इसको कोई अप्रोच कर रहा है कि युद्ध खत्म हो, या वो युद्ध को केवल एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं। तो ये सारे टॉपिक्स को भी हम ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद हम समराइज़ कर देंगे कि जब हम समरी लिखने जाएंगे, अच्छा गवर्नमेंट के लेवल पे भी हम इसमें बात कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा गवर्नमेंट ऑनेस्टी के लिए क्या करती है, तो गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स के लिए रूल्स बना रखे हैं, सिविल सर्विस रूल्स बना रखे हैं, है कि नहीं। इस पे चेक करने के लिए हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो है, एंड एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई वगैरह है। और गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि सोशल मोरालिटी हमारी रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारी रहे, और हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कहा गया है कि ऑनेस्ट बिहेवियर आपको रखना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी आपको नहीं तोड़नी चाहिए। डीपीएसपी में अगर आप जाएंगे, खास करके आप इसमें जाएंगे जब जो आपका फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला सेक्शन है, उसमें आपको कुछ ना कुछ डायमेंशन आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड। समरी में आप इन सारी चीज़ों को समराइज़ कर देंगे और आप वे फॉरवर्ड में एक होप देंगे कि हालांकि ग्रीडीनेस बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे बुद्धा के सिद्धांत पे चल सकते हैं, है कि नहीं, मध्यम मार्ग, या हम जैना के सिद्धांत पे भी चल सकते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि जितना दिया जाता है उतना ही लो, लालच मत करो, है कि नहीं। सो इस हिसाब से हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसको एक बार लिख के देखिए
और आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और देखिए कि इन चीज़ों को लिखने के बाद आपको कितने नंबर आ रहे हैं। आप अपने मन से लिखते हैं, उसके बाद आपको कितने नंबर आ रहे हैं, और इस तरह के डायमेंशंस आप कवर कर रहे हैं तो कितने नंबर आपको आ रहे हैं। तो ऐसा आपने कर दिया। इसके बाद आप क्या, आपको करना क्या है, आपको फिर जाना है उस पेज पे जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और इसको एज इट इज छोड़ देना है और ऊपर में लिख देना है रफ वर्क। ठीक है, और आपको इसको एज इट इज छोड़ देना है। आप फिर उस ऐसे को, इस पेज को पलटते जाएंगे और आपको डायमेंशंस मिलते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे ऐसे, और आपका ऐसे आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने सोचने का काम बहुत पहले कर लिया है। अच्छा, अब जैसे मान लो, अब इसमें कोई कहेगा आके कि सर ये तो फिलोसफिकल का आपने बताया, आप ज़रा मुझे ये बताओ, इसके बारे में बताओ, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले के बारे में बताओ। चलो ये पेज एक बीच का ब्लैंक पेज मिला है, इसमें बताता हूँ। इससे मान लो ऑब्जेक्टिव के बारे में, अगर ऑब्जेक्टिव वाला आता है तो सिमिलरली हम देख लें ज़रा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ। ऐसे अगर कोई आता है कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, मान लो आया कंडीशन ऑफ वुमेन in India. So if this is the topic given, so what I'm supposed to do? Similarly मैं क्या करूँगा, लास्ट पेज पे जाऊँगा और देखूँगा इंट्रो मेरा क्या हो सकता है। सो इंट्रो में क्या, फिर अगेन मैं खोजूँगा कोई स्टोरी, सीता गीता की स्टोरी मिल जाए, कोई मेरे पास रिपोर्ट मिल जाए जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट हो या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, इससे मैं स्टार्ट कर सकूँ। या इसके अलावा अगर मेरे पास डेटा मिल जाए जो आजकल सारे यूपीएससी बीपीएससी के मैगजीन्स में दिए रहते हैं, वहाँ से मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूँ, तो वहाँ से मैं एक प्लॉट दे सकता हूँ कि मेरा ये रहेगा। इसके बाद मैं, अगर मैं बात करूँ डायमेंशंस की, कि कितने डायमेंशंस मुझे कवर करने हैं, तो मैं फिर देख लूँगा कि कितने डायमेंशंस हो सकते हैं। लिटरेसी से रिगार्डिंग हो सकता है कि नहीं, वोटिंग राइट्स से रिलेटेड हो सकता है, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन से हो सकता है, जो कि इसमें भी आता है रिप्रेजेंटेशन, है कि नहीं। इसके अलावा अगर देखो तो इकोनॉमिकल पावर, कितना पावर है, फाइनेंशियल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। अब इकोनॉमी में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि लेबर का पार्टिसिपेशन मेरा कैसा है, वेजेस में क्या अंतर आ रहे हैं, इसके अलावा लीव्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। फिर हम देखेंगे इसमें सोशल आस्पेक्ट, या हाँ सोशल आस्पेक्ट अगर आप इसमें देखें तो सोशल में देखें तो आप एब्यूजेस बहुत सारे हो रहे हैं, हाउस में हो रहे हैं। इसके अलावा आपको देखें तो वर्क प्लेस पे हो रहे हैं। सिमिलरली कर्चे की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, खासकर छोटे बच्चे, जो अगर वर्किंग लेडी है उसके छोटे बच्चे आखिर कहाँ रहेंगे, तो इसकी भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो इसके बारे में भी हमको बात करनी होगी। और दूसरा, रोड सेफ्टी भी नहीं है, सोसाइटी में भी सेफ्टी नहीं है। आपको जो रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मॉलेस्टिंग बढ़ रही है, लोगों को बताया नहीं जा रहा है, पुलिसिंग अच्छी नहीं हो रही है। सो नंबर ऑफ़ डायमेंशंस इसमें टच करेंगे। अब इसके बाद हमको काउंटर व्यू देना होगा। काउंटर व्यू में हम क्या करेंगे, काउंटर व्यू में हम क्या देंगे, काउंटर व्यू में हमको एक ही चीज़ जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि मैंने जितना यहाँ पे नेगेटिव दिया, इसके बारे में मैं पॉजिटिव दूंगा। मैं दूंगा कि स्टेम में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है कि नहीं। वोटिंग राइट्स इंडिया में सबसे पहले महिलाओं को मिल गई थी। रिप्रेजेंटेशन में बात करें तो आज के डेट में 11% से ज़्यादा MP MLAs हैं। और अगर आप रिप्रोडक्टिव रेट की बात करें तो 2.1 हमारा रेट आ गया है। ओके, सोसाइटी में बात करें तो एब्यूज़ हो रहे हैं लेकिन एब्यूज़ कम हुए हैं। वर्क प्लेस पे बढ़ोतरी बढ़ रही है, या गवर्नमेंट क्या कर रही है। सो काउंटर व्यू में फिर हम गवर्नमेंट को भी ऐड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इन चीज़ों को, रेप को रोकने के लिए। पोक्सो एक्ट लेकर आई, कैची फैसिलिटी लेकर आई, मैटरनिटी बिल लेकर आई, बहुत सारी चीज़ें की है गवर्नमेंट। तो उन सारी चीज़ों को हम देंगे और फिर उसको समराइज़ करके और वे फॉरवर्ड में फ्यूचरिस्टिक एक दे सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार ये बात है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अनुसार ये बात है, या वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है, या यूनेस्को या यूनिसेफ ने ये कहा है, जो भी चाइल्ड को रिलेट करके, वुमेन को रिलेट करके, या यूनाइटेड नेशन वुमेन के अनुसार ये बातें कही जा रही हैं। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे ही एक इस पेज को हम लिख लेंगे ना, तो हमको जब लिखना होगा ऐसे को, तो ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे। तो जैसे ही दिमाग में एक एक पेज बस पलटना है और उस डायमेंशन को लिख देना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सेशन आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक रहा होगा और मज़ेदार रहा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगले क्लास में हम देखेंगे जो भी ऐसे के टॉपिक दिए हुए हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक हर टॉपिक को हम एक एक करके देखते जाएं, ताकि आपको भी एक आइडिया मिले कि क्या डायमेंशंस इसमें हो सकते हैं। जितने भी मल्टीपल डायमेंशंस पॉसिबल हैं किसी टॉपिक्स को लेके, मेरे अनुसार या मेरी क्षमता के अनुसार या उपलब्ध समय के अनुसार, तो उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे
कि ये डायमेंशंस लिखे जा सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद जब आपकी कॉपी जो आप लिख कर सबमिट करते हो वो एवेलुएट होकर जब आपको मिलेंगे तो उसमें आपको डिटेल में कमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।